आज मैं आपको लेके चलता हूँ 320 बीसी में। इसमें एक शाही दरबार लगता है। उस शाही दरबार के अंदर दो शख्सियात उस टाइम की, उनके दरमियान बड़ी गर्मा गर्म बहस हो रही है। ये शख्सियात कोई आम शख्सियत नहीं, एक था किंग धानानंदा और एक था किंग चाणक्य। इसी दौरान धानानंदा ने बहुत ज्यादा बेइज्जती की किंग चाणक्य की और किंग चाणक्य ने वहां से दरबार को छोड़ने का फैसला कर लिया। जब वो दरबार को छोड़ के बाहर आया तो बाहर कुछ बच्चे खेल रहे थे। ये खेल बादशाह और दरबारियों का खेल था। ये बड़ा दिलचस्प खेल था। हो ये रहा था कि कुछ बच्चे एक चोर बच्चे को पकड़ के लेके आते हैं बादशाह के पास। उस बच्चे का जुर्म ये था कि उसने खाना चुराया था। बादशाह उस बच्चे को 5 कोड़े मारने की सजा देता है। लेकिन इससे आगे एक और दिलचस्प वाकया होता है। उस बच्चे को 5 कोड़े लगने के बाद बादशाह खुद को भी 10 कोड़े मारता है। ये एक बड़ा यूनिक और दिलचस्प वाकया था चाणक्य के लिए। चाणक्य ने उस बच्चे के पास जाके पूछा और उस बच्चे को उसकी माँ के पास ले गया। जब इसने बच्चे को यह पूछा कि तुमने ऐसा क्यों किया, उसने कहा कि जिस टाइम की रियासत इतनी बेपरवाह हो कि उसके जो मानने वाले हैं या उसमें रहने वाले चोरी करने पे उतर आए और खाना चोरी करें, तो उस टाइम के बादशाह की भी सजा बनती है। चाणक्य ने जाके जब बच्चे की माँ से पूछा कि इस बच्चे के अंदर बहुत ज्यादा इंटेलिजेंस है, ये स्मार्ट बच्चा है, क्या मैं इस बच्चे को अपने गुरुकुल में लेके जा सकता हूं और इसको ट्रेन कर सकता हूं। मां के साथ थोड़ी सी बहस के बाद ये इनमें तय हो गया कि चाणक्य उस बच्चे को लेके जा सकता है। चाणक्य उसको अपने गुरुकुल में ले गया, जो उस टाइम के ट्रेनिंग सेंटर्स हुआ करते थे। ये बच्चा कोई आम बच्चा नहीं था। इस बच्चे ने हिंदुस्तान की या भारत की सबसे बड़ी रियासत की बुनियाद रखी और ये बच्चा था चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने तकरीबन आज से 2000 साल पहले अजीम भारत की बुनियाद रखी। चंद्रगुप्त मौर्य एक अजीम जर्नैल था और अपने पॉलिटिकल उस्ताद चाणक्य के साथ मिलके उसने उस वक्त के अजीम एम्परर धानानंदा को शिकस्त दी, जो कि उस वक्त के अंदर नामुमकिन समझा जाता था। उसने एक अजीम मौर्यन एम्पायर को कायम किया। अगर हम मौर्यन एम्पायर की एक्सपेंशन की बात करें तो ये बंगाल और असम से लेकर अफगानिस्तान और बलूचिस्तान तक फैला हुआ था। कश्मीर और नेपाल से लेकर दक्कन प्लेटो तक। हिस्टोरियन के मुताबिक चंद्रगुप्त मौर्य ने इस एम्पायर के ऊपर तकरीबन 23 साल हुकूमत की और तख्त छोड़कर जैन मॉन्क बन गया। चंद्रगुप्त मौर्य ने मॉन्क बनने के बाद सलिकना रिचुअल, जो कि जैनिज्म में होता है, उसके मुताबिक अपनी जान दे दी। आज हम इस वीडियो में देखेंगे किस तरह चंद्रगुप्त मौर्य ने नंदा खानदान की इतनी बड़ी एम्पायर को गिरा दिया, किस तरह अजीम भारत की बुनियाद रखी, किस तरह भारत के अंदर तब्दीलियां लेके आया और हमारी हिस्ट्री के अंदर चंद्रगुप्त मौर्य का क्या रोल है। चंद्रगुप्त मौर्य पाटलिपुत्रा में पैदा हुए, जो कि आज का पटना है। इनकी माँ के बारे में कहा जाता है कि उनका नाम मूरा था और ये नंदा डायनेस्टी के अंदर एक गुलाम थी। इनके बारे में यह भी कहा जाता है कि जब ये अपनी माँ के पेट में थे तो इनके वालिद चंद्रगुप्त मौर्य के वो एक जंग लड़ने के लिए गए और उसी दौरान वहां पे मारे गए। जब इनके वालिद मारे गए तो चंद्रगुप्त मौर्य की माँ अपने भाई के घर में चली गई और वहीं पे अपने पाटलिपुत्रा में वहीं पे रही और भाई के घर में ही इनकी परवरिश हुई। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में यह भी कहा जाता है कि इनके पेरेंट्स ने इनको छोड़ दिया और सारी जिंदगी में जो गाइडेंस दी वो चाणक्य ने दी और इन्हीं ने इनको पाला और बड़ा किया। चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य को तक्षशिला ले गए, जो आज का टक्सिला है। इस दौरान उन्होंने इनकी तरबियत की और एक अजीम एम्परर बनाया। लेकिन अभी सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि चंद्रगुप्त मौर्य को नंदा एम्परर को हराना था। नंदा एम्परर को हराना कोई आसान काम नहीं था। वहां का राजा धानानंदा वो बहुत ताकतवर इंसान था और उसके पास ऐसे स्ट्रेटेजिस्ट भी मौजूद थे, यानी कि अमर्त्य राक्षस, उनको भी हराना शामिल था। तो ये एक आसान सफर नहीं था, बल्कि शुरू में चंद्रगुप्त मौर्य को बहुत सारी शिकस्त का सामना करना पड़ा। चंद्रगुप्त मौर्य को बार बार शिकस्त का सामना करना पड़ रहा था। अब समझ नहीं आ रही थी कि किस तरह राजा धानानंदा को
शिकस्त दी जाए। अब हुआ एक दफा ये कि चाणक्य अपने एक शागिर्द के घर में गए। शागिर्द की माँ ने इनको खिचड़ी सर्व की, उसके साथ एक बच्चा भी बैठा और बच्चे ने सीधा खिचड़ी में हाथ डाला और उसका हाथ थोड़ा सा जल गया। कि माँ ने उसको कहा कि भाई तुम्हें किस चीज की जल्दी है, तुम साइड से खाओ ताकि तुम्हारा हाथ ना जले। अब चाणक्य एक होशियार आदमी था, बड़ा समझदार आदमी था। उसने सोचा कि शायद हमारे साथ भी ऐसा हो रहा है कि हम नंदा एम्पायर को सीधा हमला करके हराना चाहते हैं। इसीलिए इन्होंने ये सोचते हुए या इसी क्यू से उन्होंने अपनी सारी वार स्ट्रेटेजी को रिवाइज किया और इन्होंने मशवरा दिया चंद्रगुप्त मौर्य को कि पहले हम छोटे छोटे सूबों से अलायंस करते हैं या उनको शिकस्त देते हैं ताकि आहिस्ता आहिस्ता हम अपनी ताकत को इकट्ठा कर सके और जब बहुत ज्यादा ताकतवर हो जाएं तो नंदा खानदान की डायनेसिटी को खुद ही हम गिरा देंगे। उसी दौर के अंदर हुआ ये कि अलेक्जेंडर जो ग्रीस वापस जा रहे थे सबको छोड़ के, और ये नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस से भारत के, इनसे ये विड्रॉ करके जा रहे थे। अब हुआ क्या कि जो पीछे गवर्नर था, गवर्नर ने अपने आप को बादशाह डिक्लेयर कर दिया। अब इसी स्ट्रेटेजी के तहत जो कि चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य ने आपस में तय की थी, उन्होंने गवर्नर्स को आहिस्ता आहिस्ता अपने साथ मिलाना शुरू कर दिया और जो साथ नहीं मिलते थे उनको हराना शुरू कर दिया और ये छोटे छोटे प्रोविंसेस इनका अलायंस बनना शुरू हो गए। इसी तरह चंद्रगुप्ता ने अपने आप को मगध के बॉर्डर्स पर मौजूद पंजाब के हिस्सों में मजबूत किया। चाणक्य के मुताबिक ये नंदा एम्पायर को खत्म करने के लिए परफेक्ट जगह थी। बाद में अपने मेंटोर चाणक्य के मशवरे पर चंद्रगुप्ता ने हिमालयन रीजन के किंग पर्वतका के साथ हाथ मिलाया और एक बड़ी आर्मी बनाई। इसके बाद चंद्रगुप्ता मौर्य ने इस कंबाइंड फोर्सेस की मदद से नंदा एम्पायर पर हमला किया और धाना नंदा को मार दिया। हिस्टोरियन के मुताबिक 322 बीसी में नंदा एम्पायर का खात्मा हुआ और चाणक्य का बदला पूरा हुआ और इस तरह मगध में मौर्य एम्पायर का आगाज हुआ। चंद्रगुप्त मौर्य नंदा डायनेस्टी को हराने के बाद और अपनी मौर्यन एम्पायर की बुनियाद रखने के बाद आराम से नहीं बैठा। ये एक ना सिर्फ वार स्ट्रेटेजिस्ट था बल्कि एक बहुत ही शातिर इंसान था और बहुत ही समझदार इंसान था। इसने एक सीक्रेट सर्विस भी बना रखी थी जिसका काम ये था कि दूसरी रियासतों से भी खबरों को इकट्ठा करके लेके आए और वो अपने दुश्मनों के ऊपर हावी रहे और उनकी कमजोरियों को जान के रखे। अब आहिस्ता आहिस्ता इसने अपनी एम्पायर को फैलाना शुरू कर दिया। अब हुआ क्या कि नॉर्थ वेस्टर्न जो हिस्सा था भारत का, उसमें मैसिडोनियन सेट्रपीज का राज था। इसने वहां पे भी हमला किया और उनको भी हरा दिया। आहिस्ता आहिस्ता इस तरह इनकी एम्पायर फैलती गई। चंद्रगुप्त मौर्य ने सिलेकस को भी हरा दिया और इंडस वैली का कुछ हिस्सा और अफगानिस्तान का कुछ हिस्सा भी अपने अंडर ले आया। अब हैरानगी की बात यह थी कि सिलेकस जो है वो हारने के बावजूद चंद्रगुप्त मौर्य के साथ अच्छे ताल्लुकात रखना चाहता था। इसीलिए उसने चंद्रगुप्त मौर्य को अपनी बेटी हेलेना का रिश्ता दे दिया। हेलेना जब चंद्रगुप्त मौर्य के कैपिटल में आई तो जहेज में साथ एक और बंदा इन्होंने भेजा और वो था मगाथीन। अब ये वही मगाथीन है जिसने इंडिया के बारे में बड़ी मशहूर किताब लिखी और किताब का नाम था इंडिका। चंद्रगुप्त मौर्य सिलेकस के इस अच्छे रवैये की वजह से ये इतना इंस्पायर हुआ कि इसने उसको 500 हाथी तक गिफ्ट किए थे उस टाइम के ऊपर। अब आहिस्ता आहिस्ता चंद्रगुप्त मौर्य ने भारत के सदर्न पार्ट के अंदर जो कि विदिया से ये शुरू होते हैं उसके अंदर भी अपना कब्जा जमाना शुरू कर दिया और एनेक्सेशन शुरू कर दी। कहीं पे अलायंस बनाए और कहीं पे इसने उनको शिकस्त दे के अपनी बहुत बड़ी मौर्यन एम्पायर का हिस्सा बनाना शुरू कर दिया। मौर्यन एम्पायर की जब एक्सपेंशन साउथ में हो रही थी भारत के, तो केरला और तमिलनाडु के अलावा तकरीबन सारे इलाकों के ऊपर इसने अपना झंडा गाड़ दिया। अब अगर देखा जाए तो ये बहुत बड़ी एम्पायर हो चुकी थी। ये उस दौर में कहा जाता है कि अलेक्जेंडर द ग्रेट के बाद एशिया के अंदर अगर किसी ने इतनी बड़ी सल्तनत बनाई है तो वो सिर्फ चंद्रगुप्त मौर्य ने ही बनाई है और एक अजीम भारत बनाया। चंद्रगुप्त मौर्य के दौर में साउथ एशिया का बड़ा हिस्सा यूनाइटेड था। चंद्रगुप्त मौर्य की एम्पायर में आपको बुद्धिज्म, जैनिज्म, हिंदुइज्म ये सारे ही नजर आते थे। हैरानगी की बात यह है कि अगर इनकी इकोनॉमी को देखा जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर को देखा जाए या एडमिनिस्ट्रेशन को देखा जाए तो एक बड़ी यूनिफॉर्मिटी आपको नजर आती है। इसीलिए चंद्रगुप्त मौर्य को उस दौर का सबसे अजीम एम्पर कहा जाता है। अपने अजीम किंगडम को एफिशिएंटली एडमिनिस्टर करने के लिए चंद्रगुप्ता ने अपने एम्पायर को चाणक्य के मशवरे पर 4 प्रोविंसेस में डिवाइड कर दिया जो कुछ इस तरह थे। उत्तरा पार्ट जिसका कैपिटल टैक्शिला था, पश्चिम पार्ट जिसका
कैपिटल उज्जैन था, पूर्वा पाठ जिसका कैपिटल पाटलिपुत्रा था और आखिर में दक्षिण पाठ जिसका कैपिटल सुवर्णनगरी था। इन सब में से इन्होंने एक एक रिप्रेजेंटेटिव को अपॉइंट किया हुआ था और एडमिनिस्ट्रेशन को अगर देखा जाए तो हर कोई अपनी कैपेसिटी में काम कर रहा था और बहुत लायक लोगों को ही इसके लिए चुना जाता था। बादशाह को एड करने के लिए चाणक्य हमेशा वहां पे मौजूद रहता और देखा जाए तो चाणक्य इज अ किंग मेकर और बादशाह को भी कभी वो इधर उधर ना जाने देता, यानी कि बादशाह के साथ हमेशा साये की तरह रहता और उसको हमेशा मशवरा ही देता और बादशाह इसकी मशवरे को बहुत इज्जत देता था। चंद्रगुप्त मौर्य ने तक्षशिला को पाटलिपुत्रा से कनेक्ट करने के लिए हजारों मीलों का एक सड़क बनाई। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बहुत कम जाना जाता है, यानी अगर इनकी पर्सनल लाइफ को देखा जाए तो बहुत कम लोग इसके बारे में जानते हैं और बहुत सारी लेजेंड से बहुत सारी कहानियां इसके बारे में मशहूर है। कहा यह जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य की जो बीवी थी और इसको बहुत प्यारी थी, उसका नाम था दुर्धना, और ये कहीं ना कहीं अनएक्सपेक्टेड तरीके से फौत हो गई। लेकिन दुर्धना के मरने से पहले इनको एक बेटा हुआ था जिसका नाम था बिंदुसार। चंद्रगुप्त मौर्य की जो बीवी दुर्धना है उसके मरने के बाद इसकी जब शादी हुई वो हेलेना से हुई, जैसे कि आपको मैंने पहले जिक्र किया। लेकिन ये शादी एक डिप्लोमेसी या अलायंस का नतीजा थी। अगर देखा जाए तो ये बड़ी एक मजेदार किस्म की कहानी है चंद्रगुप्त मौर्य की, लेकिन इनकी जो आखिरी दिन है जिंदगी के वो भी बड़े इंटरेस्टिंग है। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने आखिरी दिनों में अपना तख्त छोड़ा, तख्त छोड़ के वो एक जैन मॉन्क बन गए और अपनी सारी जिंदगी उसी में गुजारी। लेकिन इसी दौरान बिंदुसार बड़ा हो चुका था और बिंदुसार को इन्होंने तख्त दे दिया। एक और इन्होंने काम किया कि इन्होंने अपने उस्ताद चाणक्य को कहा कि आप अपना रोल एज अ चीफ एडवाइजर स्टेट का वो जारी रखें ताकि इस एम्पायर को हम और ज्यादा फैला सके या कम से कम उसको इंटैक्ट रखें। लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य खुद एक जैन मॉन्क की जिंदगी गुजार रहे थे। 297 बीसी में अपने स्पिरिचुअल उस्ताद भद्राबाहु की गाइडेंस में इन्होंने अपनी मॉर्टल बॉडी को छोड़ने का फैसला किया। ये श्रवण बेलागोला के मुकाम में एक केव थी जहां पे इन्होंने आखिरी सांस ली और आज भी चंद्रगुप्त मौर्य की याद में वहां पे एक छोटा सा मंदिर मौजूद है। चंद्रगुप्त मौर्य की अगर लेगेसी को देखा जाए तो बिंदुसार ने भी इसकी एक्सपेंशन की, लेकिन बिंदुसार से भी बड़ा एम्पायर उसके बेटे ने खड़ा किया जो कि आज भी आप उसका नाम जानते होंगे, और वो था अशोका द ग्रेट। यानी अशोका द ग्रेट चंद्रगुप्त मौर्य का पोता था। बिंदुसार का नाम कम लिया जाता है और अशोका का ज्यादा नाम लिया जाता है। अगर देखा जाए तो मौर्यन एम्पायर जो है वो तकरीबन 130 साल तक कई जनरेशंस के जरिए चलती रही। अगर इस सारी कहानी को हम देखें तो इसका मकसद क्या है, हिस्ट्री हमें क्या बताती है? हिस्ट्री हमें ये बताती है कि चंद्रगुप्त मौर्य जैसे जो एम्परर हैं उनको अगर देखा जाए तो उन्होंने किसी भी चीज को हर्डन नहीं आने दिया। ये शख्स खुद ही था जिसने आगे बढ़ के इतनी बड़ी एम्पायर की बुनियाद रखी। ये बहुत सारे आज की लीडर्स के लिए भी इंस्पिरेशन हो सकता है, आपके लिए भी इंस्पिरेशन हो सकता है। इसने कभी चैलेंज को चैलेंज नहीं समझा बल्कि उसके लिए सोल्यूशन लेके आया, प्रॉब्लम के लिए सोल्यूशन लेके आया, और कभी भी इस माइंडसेट के साथ जिंदा नहीं रहा कि ये काम हो नहीं सकता, बल्कि अपने गुरु के साए नीचे इन्होंने वो काम कर दिखाए कि जो उस दौर में भी नामुमकिन समझे जाते थे, बल्कि हो सकता है आज के दौर में भी ये नामुमकिन समझे जाते हो। हमारे अंदर भी एक चंद्रगुप्त मौर्य हो सकता है, हमारे इर्द गिर्द भी एक चाणक्य हो सकता है कि जिसकी गाइडेंस में हम आगे लेके चल सके अपनी जिंदगी को। आपके मुताबिक चंद्रगुप्त मौर्य से आपको क्या इंस्पिरेशन मिलती है? जो भी आपको इंस्पिरेशन मिलती है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। आगे मैं आपके लिए मजीद इस तरह की वीडियोस लेके आता रहूंगा। फॉलो फॉर मोर। थैंक यू।